प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका 10वीं कक्षा के उसी अध्याय में जैव प्रक्रम। और आज हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से पाचन प्रक्रिया, मानव में पाचन किस प्रकार होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको 3D व्यू दिखाया था पाचन तंत्र का, जिसमें बताया था कि ये ईसोफेगस है यानी कि आहार नाल है। उसके अलावा हमने बात करी थी एक जे शेप अंग की, जिसके बारे में बताया था हमने कि ये अमाशय है। और इसके बाद हमने कहा अमाशय जो है वो छोटी आंत के साथ कनेक्शन में है। उसके बाद बड़ी आंत, जो ये पूरी बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत क्योंकि डायामीटर में छोटी होती है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वैसे इसकी लंबाई ज्यादा होती है बड़ी आंत से। उसके बाद गुदाद्वार, लास्ट हिस्सा। कुछ ग्रंथियों की बात करी थी, मुख में लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि। इसी तरह से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। और एक छोटी सी प्रोसेस पित्त की थैली, पित्ताशय की बात करी थी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ 3D व्यू में, तो आपको एक संरचना यहाँ पत्ते जैसी संरचना दिख रही है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। और अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आहार नाल, इन मुख्य मुख्य अंगों के साथ आज हम पढ़ेंगे कि पाचन प्रक्रिया शरीर में किस प्रकार पूरी होती है। शुरू करते हैं मुख से। तो प्यारे बच्चों, मुख में हमारे दांत और जिह्वा होती है। दांत जो है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर उसे छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। और जो जिह्वा है वो उसमें लार को मिलाने का कार्य करती है, साथ में स्वाद का पता करती है कि भोजन का स्वाद क्या है। मुख में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम लाला ग्रंथि कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि सलाइवा रिलीज करती है, यानी कि लाला ग्रंथि लाला रस यानी कि लार स्रावित करती है। तो सलाइवा यानी कि लार में जो कुछ पदार्थ है जो भोजन को नम बनाएगा, यानी कि जो पानी है लार के अंदर वो उसे क्या करेगा? गीला बनाएगा, नम बनाएगा, थोड़ा मुलायम करेगा। और उसके अलावा लार में एक छोटा सा एंजाइम होता है जो जटिल रचना को छोटे अणुओं में खंडित करता है। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जटिल भोजन को सरल घटकों में तोड़ने वाला कौन होता है? एंजाइम। तो लार में भी एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है एमिलेस या स्लाइवरी अमाइलेस, इसको या टाइलिन भी बोलते हैं। तो लार के मुख्य मुख्य काम क्या हुए? जिस भोजन को हम खाते हैं उसको यह नम बनाता है। दूसरा काम क्या हुआ कि इसमें एक एंजाइम होता है जो लार एमिलेस कहलाता है, और वो मंड के जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो पहला पाचन हुआ मुख में। ये नोट करने वाली बात है। मुख में क्या होती है? लार। लार को कौन रिलीज करता है? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में एंजाइम क्या है? एमिलेस। और एमिलेस करता क्या है? मंड को किस में तोड़ देता है? शर्करा में। अगर बात करें तो ये स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है, डाइसैकेराइड में तोड़ता है। माल्टोस भी लिख सकते हो, शर्करा भी लिख सकते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, ध्यान देना है इस बात पर। तो मुख में क्या है? लार है, और लार के कार्य भी पूछे जाएंगे आपको। दूसरा, लार के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, थायोसाइनेट आयन भी होते हैं, जो भोजन में मौजूद कोई कीटाणु है उसको भी मारने का या उसकी ग्रोथ को रोकने का कार्य करते हैं। अगला फिर जो नया अगला हिस्सा है पाचन तंत्र का, वो है आहार नाल।
आहार नाल हमारे भोजन को मुख से आमाशय तक लेकर के जाती है, यानी कि मुख से भोजन स्टार्ट हुआ, कुछ पचा और वहां से किस में लेके जाती है, आमाशय में। अब आमाशय जो है हमारा, उसमें दो वाल्व होते हैं, एक आहार नाल से आमाशय में आते वक्त अवरोधनी पेशी, और दूसरा आमाशय से छोटी आंत में जब भोजन जाएगा तो वहां, ताकि आमाशय में भोजन पड़ा रहे, वो ऊपर नीचे ना निकले, उसका पाचन अच्छे से हो सके। अब आमाशय एक जे प्रकार का अंग है और आमाशय को जठर भी कह सकते हैं, और जठर में छोटी छोटी ग्रंथियां हैं जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथि। यानी कि आमाशय क्या काम करेगा, आमाशय की दीवारों में क्या है, जठर ग्रंथि है जो जठर रस उत्पन्न करती है। हमारे आमाशय में मुख्यतः 3 चीजें निकलती हैं, 3 सिक्रेशन होते हैं, 3 स्रावण होते हैं, ध्यान देना है और इनको नोट करना है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो भोजन आएगा मुख से चबने के बाद, थोड़ा टूटने के बाद, उस भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पूछे जाते हैं कार्य क्या है, तो पहला माध्यम को क्या कर देगा, अम्लीय, जिसकी वजह से आमाशय में निकलने वाला एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन काम करेगा। तो किसके लिए अम्लीय माध्यम बनाता है, पेप्सिन के लिए। दूसरा काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है, ये भोजन को थोड़ा नरम बना देता है। और तीसरा काम इसका क्या है, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को खत्म कर देता है। यानी कि अम्ल के मुख्य 3 कार्य हो गए, एक तो माध्यम को अम्लीय बनाना ताकि पेप्सिन काम करने लग जाए, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम काम करे, दूसरा भोजन को नरम बनाना, और तीसरा कीटाणुओं को मारना। पूछा जाएगा आपसे ये। दूसरा जो मुख्य पदार्थ हमारे आमाशय में बनता है वो है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करेगा, भोजन में जो प्रोटीन है उसको बड़े पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। यानी कि प्रोटीन जो बड़ा हिस्सा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा ये। वैसे प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन तो नहीं होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होगा, आमाशय से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हुआ था कहां से, मुख गुहा से, लार से। और प्रोटीन का पाचन कहां शुरू हुआ, हमारे आमाशय में। तीसरा, आमाशय में एक श्लेष्मा बनता है। अब श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ है जो आमाशय की दीवारों के ऊपर फैला रहता है, उसकी एक कोटिंग बना देता है आमाशय के ऊपर। और ये जो पदार्थ है कोटिंग बनाता है, उसकी परत बना लेता है, ये आमाशय की दीवारों को अम्ल के अटैक से बचाता है। यानी कि आमाशय का जो आंतरिक अस्तर है, उसकी जो आंतरिक भित्ति है, उसको अम्ल से बचाता है। अब अम्ल जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में स्ट्रोंग है, अब्रेसिव है, यानी कि हमारी चमड़ी को जला सकता है। तो आमाशय में जो अम्ल बनता है वो भी दीवारों को जला सकता है, इसलिए श्लेष्मा उसे रोकता है। अब अगर अम्ल ज्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे हम कई बार चटपटा खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो उससे अम्ल की मात्रा ज्यादा बनती है हमारे आमाशय में, तो जिसकी वजह से हमें अति अम्लीयता हो जाती है। तब ये श्लेष्मा कम पड़ जाता है और हमारे पेट की अंदरूनी आस्तर के ऊपर अम्ल क्रिया करता है और हमें जलन महसूस होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और इस अति अम्लीयता को हम दूर करने के लिए क्या खाते हैं, क्षारीय पदार्थ खाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में हम पूरी चर्चा, इनो जो लेते हो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, वो हम दूसरे अध्याय में अम्ल और क्षार में पढ़ेंगे। तो यहाँ 3 हो गए, पहला हो गया अम्ल, दूसरा हो गया पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा कौन हो गया, श्लेष्मा। इन तीनों के कार्य आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। फिर भोजन प्रवेश करेगा, आमाशय से निकल करके कहां जाएगा, क्षुद्र आंत्र में, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है, ध्यान देना, सब पाचन पूरा होता है। यानी कि
पाचन का पूर्ण पाचन का जो स्थल है कि पाचन पूरा हो जाए, डाइजेशन पूरा हो जाए, वो जगह कौन सी है? छोटी आंत है। और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। जो घास खाने वाले शाकाहारी हैं उनकी आंत काफी लंबी होती है और मांस खाने वालों की आंत क्या होती है? छोटी होती है, शुद्रांत्र। क्यों? क्योंकि ज्यादा पचाना पड़ता है घास खाने वाले जीवों को, इसलिए उनकी आंत क्या होती है? लंबी होती है और कुंडलित होती है। कुंडली का मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ उलझी भी पड़ी रहती है, इस तरीके से, जो आप देख ही पाएंगे। इस चित्र में भी देख रहे हैं आप, यहाँ देखो, ये रही छोटी आंत, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। तो छोटी आंत में क्या क्या होगा? छोटी आंत में अगर हम बात करें तो वहां पर मुख्य 3 चीजें होती हैं, ध्यान देना यहां से। पहला, यकृत की ग्रंथि आती है। यहां जो हमारा यकृत है वो एक ग्रंथि है और यकृत ग्रंथि की एक ओपनिंग, एक पाइप छोटी आंत में खुलती है। छोटी आंत के पहले हिस्से में ड्योडिनम उसको कहते हैं। लीवर से एक सिक्रीशन आता है जिसका नाम है पित्त, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। जो पित्त या पित्त रस है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से कहा जाता है छोटी आंत में। अब जो पित्त रस है इसका काम क्या है, क्या काम आता है? तो छोटी आंत में पहली सिक्रीशन पित्त रस हो गई, पीले रंग का होता है इसलिए पित्त रस है। बाइल भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। इसमें कुछ लवण होते हैं और ये लवण करते क्या है? पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ते। पित्त में लवण होते हैं और ये लवण क्या करते हैं? एक तो अमाशय से जो भोजन आया है वो अम्लीय है, उसको किस में बदल देते हैं? क्षारीय माध्यम में, क्योंकि हमारी छोटी आंत के जो एंजाइम है वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो पहला पित्तरस का कार्य हो गया, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। दूसरा काम पित्तरस का क्या है? वो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। जो हम तेल खाते हैं, घी खाते हैं, वो जो वसा है उसकी बड़ी बूंदें छोटी बूंदों में टूट जाती है ताकि उस पर एंजाइम काम कर सके। तो ये जो छोटी बूंदों में तोड़ना बड़ी बूंदों को, इसको कहते हैं इमल्सीकरण। तो ये पित्तरस क्या करता है? 2 काम करता है। एक, माध्यम को क्षारीय बनाता है और दूसरा वसा का इमल्सीकरण करता है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरी सिक्रीशन आती है अग्नाशय से। ये अग्नाशय है छोटी आंत में। तो जो अग्नाशय है उसमें 2 मुख्य एंजाइम पैदा होते हैं। एक जो आपकी किताब में दिए हैं, वैसे तो काफी और एंजाइम भी होते हैं, ट्रिप्सिन, और दूसरा लाइपेस। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया, ट्रिप्सिन कहां पैदा होता है? तो कहां? अग्नाशय में। और पेप्सिन कहां? अमाशय में। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह भी क्या करता है? प्रोटीन के बड़े टुकड़ों को पेप्टाइड में तोड़ता है। यानी कि बड़ा सारा प्रोटीन है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पेप्टाइड बना देगा। दूसरा है लाइपेस। लाइपेस यानी कि ये क्या करता है? वसा की जो बूंदें बनी छोटी छोटी, उनमें जो वसा है उसको ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में तोड़ता है। यानी कि वसा का पाचन छोटी आंत के आसपास शुरू होता है। तो 3 मुख्य बातें हुई यहां कि जो आपका अग्नाशय है उससे जो रस, अग्नाशयिक रस निकलेगा, उसमें 2 एंजाइम होंगे मुख्य, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा और लाइपेज क्या करेगा? वसा को पचा करके उससे क्या बनाएगा? वसीय अम्ल। तीसरा है छोटी आंत का खुद का रस, आंत्र रस। तीसरी सिक्रीशन, छोटी आंत में 3 सिक्रीशन बताई थी। पहली पित्तरस, किससे? लीवर से। दूसरी जो है वो क्या है? दूसरी है अग्नाशयिक रस जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज है, पित्तरस के अंदर लवण है। और तीसरा क्या है? आंत्र रस, जो छोटी आंत का है, उसमें सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हर एक भोजन के कंपोनेंट को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का। तो इसमें मैं आपको यहां बता रहा हूं, हम यहां पढ़ेंगे कि क्या क्या इवेंट होते हैं।
तो शुद्रांत्र में क्या होता है, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत से अमाशय से आने वाला भोजन कैसा है, अम्लीय है, और अग्नाशय के एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे कैसा बनाया जाता है, क्षारीय। और पित्तरस का काम आ गया यहाँ कि पित्तरस इस कार्य को करता है, वह वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, और शुद्रांत्र में बड़ी वसा गोलिकाओं को ये छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे इसकी क्रियाशीलता लाइपेज की बढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमल्सीकरण। दूसरा एंजाइम है यहाँ कौन सा, लाइपेज, जो वसा को तोड़ देगा। और तीसरा ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। यानी कि छोटी आंत में जो आंतररस है उसमें शुद्रांत्र की भित्ति से जो आंतररस बना, वो आंतररस क्या करेगा, सभी चीजों को तोड़ करके छोटी चीजें, पूर्ण पाचन वाली चीजें बना देगा। इसकी एक छोटी सी आपको एक टेबल भी दी जाएगी। फिर है आखिरी काम आंत्र का, छोटी आंत का। जो छोटी आंत है वो भोजन को अवशोषित करने के लिए बहुत अच्छे से मॉडिफाइड होती है। छोटी आंत में छोटी छोटे प्रवर्ध होते हैं, उंगलियों जैसे छोटी छोटी प्रोसेसेस निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम। प्रश्न आता है दीर्घरोम क्या है। दीर्घरोम क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं एक तो, और उनमें रुधिर वाहिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे भोजन का अवशोषण अच्छे से हो जाता है। तो शुद्र आंत्र जो है वो किस प्रकार अवशोषण के लिए अभिकल्पित है, अगर हमें ऐसा पूछे तो हम कहेंगे छोटी आंत में उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, और वो सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, और उनमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो भोजन का अवशोषण करती है। आखिरी हिस्सा है बड़ी आंत। बड़ी आंत में यानी कि बृहदांत्र में केवल बिना पचा भोजन रहता है, और वहां से केवल जल का अवशोषण होता है, बस कुछ चीज पचती नहीं है वहां। जो पचा हुआ भोजन है उसमें से पानी का अवशोषण हो जाएगा बस, और बाकी जो बची मल पदार्थ है वो गुदा द्वार के द्वारा बहिक्षेपण कर दिया जाएगा। ये हो गए मुख्य मुख्य प्रोसेसेस जो पाचन तंत्र में होते हैं। इसके साथ साथ कह रहा है कि जब हम दांतों से भोजन को चबाते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो कुछ मात्रा में जो शर्करा है वो हमारे दांतों पर चिपक जाती है, और मुख में उपस्थित जो जीवाणु है इस प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल। और दांतों के बीच में फंसे भोजन पर जब अम्ल बनेगा तो वो हमारे दांतों की जो परत है इनेमल, उसको धीरे धीरे तोड़ देगा, जिसकी वजह से दंत प्लाक बनेंगे, और ये दंत प्लाक क्या करेंगे, दांत को ढक लेंगे, जिससे अम्ल उदासीन नहीं हो पाएगा। लार हमारे अम्ल को भी उदासीन करती है, मुंह में अगर थोड़ा बहुत अम्ल बनता है तो लार उसे भी उदासीन कर देती है, जो नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, दांत जो हैं वो धीरे धीरे उनकी बाह्य परत टूटने लगेगी, दांत में कीड़ा लगना जिसको बोलते हो, दांत धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। इस चीज को आप कहते हैं दंत क्षरण। तो आज के लिए मुख्य बातें ये थी कि सबसे पहले मुख में भोजन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगी, लार में उपस्थित एमिलेस एंजाइम, लार का जो एंजाइम है एमिलेस एंजाइम, वो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करेगा। दूसरा अंग आया अमाशय। अमाशय में मुख्यतः तीन चीजें, एक अम्ल जो भोजन को अम्लीय बनाएगा, उपस्थित कीटाणुओं को मार देगा, भोजन को नरम बना देगा, और दूसरा पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तीसरा श्लेष्मा जो अम्ल से हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति की रक्षा करेगा। तीसरा अंग हुआ शुद्रांत्र। शुद्रांत्र में एंजाइम तीन चीजों से निकलते हैं। पहला यकृत से आने वाला पित्तरस जिसमें लवण होते हैं, और वो अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयिक रस के जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कार्य कर सके। दूसरा अग्नाशयिक रस जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है।
और लाइपेज के काम को आसान करने के लिए पित्त रस में जो लवण है वो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में, बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहते हैं। और तीसरा है आंतररस। आंतररस में सारे एंजाइम हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ेंगे, वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में तोड़ देंगे। इस प्रकार पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में, आंतररस के द्वारा। फिर छोटी आंत में उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, जिनमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं और वो भोजन को अवशोषित करने में मदद करती हैं सतही क्षेत्रफल बढ़ा करके। और लास्ट है बड़ी आंत, जो मल पदार्थ जो बचा, जो अपाचित भोजन बचा, उसमें से केवल जल का अवशोषण करती है और बाकी जो मल पदार्थ है उसको बहिक्षेपण करने के लिए गुदा द्वार की तरफ धकेल देती है। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप टेबुलेट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।